सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 254। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग और सभी लोग कहीं पर जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो वो आगे पहाड़ पे होते हुए कहीं पे जा रहे होते हैं और वहीं पे यूमिंग वैली के सभी एल्डर्स और उनके लीडर जाते हुए उनको छुप करके देख रहे होते हैं। साथ ही वहीं पे अपनी वॉर की प्लानिंग भी बना रहे होते हैं। उसी वक्त हमें ऊपर दोनों सेक्ट लीडर्स को भी दिखाया जाता है। वो लोग भी जू फेंग को लेकर के काफी सारी बातें करते हैं, जो कि अगर आप लोगों को देखनी है तो आप पिछली एपिसोड को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं हमारे आज की आगे की एपिसोड। तो अब इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जू फेंग और बाकी के सभी लोग अपने नए बेस पर आ चुके होते हैं, जो कि जू फेंग ने जाने से पहले बनवाया होगा। तो अब यहीं पे एल्डरली जू फेंग से कहते हैं कि बटलर जू, मुझे इस अरे फॉर्मेशन को ओपन करने दो और साथ ही तुम्हारा प्रॉपर वेलकम भी। तो ये सुनकर के जू फेंग भी कहता है, नहीं एल्डरली, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद करूंगा। फिर एल्डरली से इतना कहने के बाद जू फेंग यानफू से कहता है कि यानफू इधर आओ। फिर ये सुनकर के यानफू भी आगे बढ़ता है और कहता है कि स्टीवर्ट जू, ऑर्डर दो, क्या ऑर्डर है आपका। जू फेंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जल्द ही एल्डर यान से मिलने वाले हो, जिससे कि आखिरकार लास्ट में मास्टर और डिसाइपल फाइनली एक बार फिर से मिल लेंगे। और अब जब तुम हम सब लोगों में से एक बन चुके हो, तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक अरे फॉर्मेशन को ओपन कैसे करते हैं। इसीलिए अब जल्दी से इधर करीब आकर के तुम देख लो। जू फेंग इतना कहते ही अपनी उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करके एक स्पेल कास्ट करता है। फिर जू फेंग के इतना करते ही उसके सामने की सारी अरे फॉर्मेशन वहीं पे डिसअपियर होने लगती है। जिसके बाद जू फेंग आगे बढ़कर के यानफू से कहता है कि यानफू, आज के बाद से यही तुम्हारा घर होने वाला है, तुम्हारा और तुम्हारे मास्टर का अब से यही घर है। तो जू फेंग इतना कह ही रहा होता है कि तभी ऊपर से एक चीज आकर के नीचे गिरती है, जिसकी वजह से जू फेंग के आगे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पे चारों ओर धुआं सा फैल जाता है। फिर ये देख करके यानफू और एल्डरली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसी वक्त ऊपर से किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि ओल्ड हैंग और ओल्ड गीजर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो। इधर जू फेंग और ली जिंगटियान की भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो भी हम 4 स्क्रीमिंग डीमंस के साथ किसी भी तरीके के खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। इधर उन लोगों की ये बात सुनकर के जू फेंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एल्डर ली भी घबराते हुए आगे बढ़ते हैं और जू फेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, तुम दिक्कत मत लो, मैं बस अभी जाता हूँ और उन चारों चीटियों को सीधा करके आता हूँ। एल्डर ली की ये बात सुनकर के जू फेंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी ओर वो लोग अभी भी ऊपर फाइट लड़ रहे होते हैं। अभी ओल्ड गीजर उन चारों डीमंस पर चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि तुम डीमन बास्टर्ड, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे हजारों साल पुराने मिरर को तोड़ने की। बस अभी देखो, मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर मार डालूंगी। इधर उन दोनों बुड्ढे बुढ़ियाओं को ऐसा कहता हुआ देख उन चारों डीमंस का लीडर भी हंसते हुए कहता है कि बिडी, जबकि तुम इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई हो तो अब तुम उस मिरर के साथ क्या कर रही हो। हमने तो उसे तोड़ करके तुम्हारे ऊपर एक एहसान और किया है। तो ये सुनकर के ओल्ड बिडी अपने बुढ़ाऊ से कहती है, किंग जियान, इन लोगों के साथ टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से अपनी लाइफ एंड डेथ आर्ट को यूज करो। इधर दूसरी ओर लाइफ एंड डेथ आर्ट की बात सुनकर के एल्डर ली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर साथ ही आगे जू फेंग से कहते हैं, आप बस 1 मिनट को रुको, मैं अभी उन लोगों को रोक करके आता हूँ। ये सुन जू फेंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इतना कहते ही जू फेंग सामने की ओर देख करके एक चुटकी बजाता है। तभी इधर दूसरी ओर दिखाते हैं जू फेंग के चुटकी बजाते ही ओल्ड बिडी और ओल्ड किंग जियान को उनके दिमाग में अचानक से एक जोरदार झटका लगता है। न सिर्फ उनको बल्कि उसी वक्त चारों डीमंस को भी वही जोरदार झटका लगता है। इस वजह से वो दोनों बूढ़े बुढ़िया और वो चारों डीमंस वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं और जोर जोरों से अपना सिर पकड़ करके दर्द में चिल्लाने लगते हैं। फिर उन चारों डीमंस का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि अब आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये दर्द तो पिछले 5 सालों तक अभी तक हमको नहीं हुआ, लेकिन अब सडनली अभी क्या हुआ। ये दर्द हम लोगों को एक बार फिर से होने लगा। फिर उन डीमंस का लीडर आगे बोलते हुए कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये दर्द उन्हीं ब्लड वर्म्स का है। क्या इसका मतलब वो डीमन ली जिंगटियान फिर से वापस आ गया है। ये सुन ग्रैंडी भी कहती है कि नहीं मूर्खो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ब्लड वर्म्स का यूज कैसे किया जाता है। ग्रैंडी की ये बात सुन दूसरा डीमन कहता है, तो फिर आखिरी ये ब्लड वर्म्स को स्टार्ट किसने किया है। ना कहने के साथ ही फिर वो डीमन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, अगर वो ऐसा
नहीं कर सकता है तो मेरा पूरा शरीर जोरों से अकड़ क्यों रहा है और यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये सुन ग्रैनी कहती है कि मूर्खो, क्या तुम्हें अभी भी ये पूछने की जरूरत है इस दुनिया में उसके अलावा आखिर कौन इतना क्रूर रास्ते को यूज कर सकता है? इसका मतलब तुम समझते हो? इसका मतलब वो बच्चा, वो जू फेंग फिर से वापस आ गया है। इधर ग्रैनी के इतना कहते ही जू फेंग अपनी रेड आइज को ओपन करते हुए उन लोगों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तभी वो लोग जैसे ही जू फेंग को अपने सामने देखते हैं वैसे ही जू फेंग के कदमों में झुक करके उससे माफी मांगने लगते हैं। ओल्ड किंग जियान और ग्रैनी एल्डर ली के पास जाकर के उनसे कहती हैं कि एल्डर ली प्लीज स्टीवर्ट जू को बता दें इन 4 छोटे डीमंस ने ऐसा किया है, ये हम लोग नहीं है कि जिन्होंने ये सब शुरू किया था। इधर दूसरी ओर एल्डर ली उन लोगों की बात सुन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि स्टीवर्ट जू को क्या ये सब नहीं पता होगा कि इस सब की पहले शुरुआत उन 4 डीमंस ने की है? लेकिन आप दोनों को यहाँ पे लाइफ एंड डेथ आर्ट को यूज करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। क्या तुम लोग ल्यू क्लैन को खत्म करने की प्लानिंग बना रहे थे? स्टीवर्ट जू बस अभी अभी यहाँ वापस आया और वो बहुत अच्छे मूड में भी था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? एल्डर ली की बात सुन ओल्ड किंग जियान थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हमारा मतलब सच में ये नहीं था कि हम इसको यूज करेंगे, हमने तो इस बारे में सिर्फ ऐसे ही कहा था। अभी एल्डर ली से इतना कहने के बाद वो दोनों मिस जिया की ओर आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं यंग मिस प्लीज आप तो हमारी मदद करें। दूसरी ओर जू फेंग और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारी मिस जिया उन लोगों से हंसते हुए कहती हैं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जरूर ही आप लोगों की हेल्प करूंगी। फिर मिस जिया की ये बात सुनकर के दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं सच में हम लोगों ने यूं ही यंग मिस के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। जब कोई बात मायने रखती है तो वो हमारे पास आती हैं, इसीलिए अब ये हमारी हेल्प जरूर करेंगी। इधर दोनों ओल्ड एल्डर्स ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी यहीं पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि जू फेंग ने वहाँ अपने बेस में काफी बड़ा और शानदार एल्डर्स हॉल भी बनाया होता है। वहीं पे जू फेंग और सभी लोग खड़े होते हैं, साथ ही उन लोगों के सामने वो दोनों ओल्ड एल्डर्स यानी कि ओल्ड किंग जियान और ओल्ड बिडी। इधर जू फेंग उन लोगों को देख करके उनसे कहता है कि ठीक है यंग मिस के खातिर मैं इस बार तो आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। जू फेंग की ये बात सुन करके वो दोनों ओल्ड एल्डर्स खुश होते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू आपके इस उदारता के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर वो लोग ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों की ओर ही भागते हुए आ रहा होता है। फिर वो आदमी जैसे ही वहाँ उस हॉल में अंदर आ जाता है तो वो आते ही यूनफेन को देख करके यूनफेन को आवाज लगाते हुए कहता है कि यूनफेन मेरे प्यारे स्टूडेंट। यूनफेन जैसे उसकी आवाज सुनता है तो वो जल्दी से थोड़ा हैरान होकर के पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसका टीचर मेडिसिन किंग यानी कि ओल्ड यान होता है। मेडिसिन किंग को देख करके यानफू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए उनसे पूछता है आप तो मेरे मास्टर हैं। ये सुन मेडिसिन किंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ने स्टीवर्ट जू की एक 8th ग्रेड की पिल्ली जिसने कि मेरा सारा का सारा पॉइजन धो दिया और मुझे दर्जनों साल जवान बना दिया। फिर एल्डर यान हंसते हुए आगे यानफू से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले कितनी बार कहा था कि मैं अपनी जवानी में कितना ज्यादा हैंडसम था। अगर मैंने अपनी यंग एज में ही रेनबो क्लाउड पाल्म में अपनी ट्रेनिंग को शुरू नहीं किया होता तो मैं एक एलिजेंट और रिफाइंड जेंटलमैन होता जो कि हजारों लड़कियों को सिर्फ अपनी एक आंख से ही लुभा लेता। इसलिए अब तुम मुझे देखो और मुझे बताओ क्या मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था ना। इधर दूसरी ओर एल्डर यान यानी कि मेडिसिन किंग की ये सारी बातें सुन करके यानफू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है सच में आप तो सच में मेरे मास्टर हैं। मास्टर आप सच में वापस आ गए। यानफू के इतना कहते ही एल्डर यान और यानफू दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लगते हुए यानफू अपने मास्टर से कहता है कि केवल मास्टर ने ही मुझे ऐसा कहा था, ये हमारा रहस्य है। दूसरी ओर उन लोगों को गले लगते हुए देख करके जू फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यानफू से कहता है कि यानफू तुम अभी भी एक पोजीशन को संभालने के लिए काफी ज्यादा यंग हो, इसीलिए अब तुम यहाँ हमारे ल्यू क्लैन में फिलहाल के लिए एक असिस्टेंट के तौर पर स्टार्ट करो। इधर जू फेंग की ये बात सुनकर के यानफू भी उसकी बात के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि स्टीवर्ट जू आपकी इतनी ज्यादा ग्रेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जू फेंग ये सब देख करके काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि मैं शायद जरूर ही कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इससे परेशान होने की कोई बात नहीं। तो भाई जू फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमें उन 4 डीमंस की ओर दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन ब्लड वर्म्स के दर्द में चिल्लाते हुए कहते हैं कि बॉस क्या आप हमें ठीक करना भूल गए, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा। इधर इन लोगों के इतना कहते ही हमारा ये वाला
एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। आज का लाइक टारगेट है 1.5 घंटे के अंदर 3K लाइक्स। आप लोग जितनी जल्दी इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे उतनी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। इसीलिए जल्दी से लाइक शेयर कमेंट ठोक डालिए। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।